ओजोन डिप्लेशन। ओजोन दरअसल हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ये O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, जो कि एक O3 का अणु का फॉर्मेशन करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कैसे रोकती है? इसका डिग्रेडेशन की वजह से O3 O2 में कन्वर्जन होता है और वापस से O3 में कन्वर्जन होता है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर कोने में एक ऊपर कोने में दिया हुआ है, बिजली गिरने से O2 का डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थात मुक्त मूलक का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के मुक्त मूलक का, जो कि O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बना रहा है। अल्ट्रावायलेट गिरने से भी कुछ यही होता है, मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है। O3 O2 में कन्वर्ट होता है, वापस से O3 में कन्वर्जन होता है। परंतु हमारे द्वारा जो उत्सर्जित गैसें हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CSA, जो कि इंटरनल पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है, इस अभिक्रिया को रोक रहा है, अर्थात इंटरफेयर करता है, जिससे कि O3 का निर्माण नहीं हो पाता। कैसे? जैसे कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके और CLO को मुक्त मूलक या एनाइन का फॉर्मेशन करता है। यह समताप मंडल में अवस्थित होती है। अगर ये ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल में अगर आ जाए तो ये प्रदूषण का कार्य करती है और स्पेस से आने वाली हानिकारक किरणें, जैसे कि कॉस्मिक रेज, पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा रोका जाता है। परंतु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रोकना थोड़ा अरोरा जैसा संपन्न अनोरा फॉर्मेशन इसका एक उदाहरण कह सकते हैं। इसलिए ओजोन क्षरण ध्रुवों पर ज्यादा होता है। इसका सर्वप्रथम 1840 में ओजोन अणु की पहचान किया गया था और नामकरण किया गया था और 1900 में समताप मंडल की पहचान की गई थी। 1920 में अमोनिया के सुरक्षित विकल्पों के रूप में CH3 का आविष्कार हुआ था। 1930 में प्राकृतिक चैपमैन चक्र ओजोन प्रतिक्रिया की पहचान की गई थी और 1970 में सुपरसोनिक विमानों की वजह से समताप मंडल को क्षति की एक चिंता का विषय था। 1974 में CFC प्रतिक्रिया की पहचान रोलैंड और मोलिना द्वारा की गई थी। 1978 में CFC एरोसोल और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया था और 1980 के दशक में CFC उत्पादन में वृद्धि जारी रही थी और 1985 में दक्षिण ध्रुवीय ओजोन छिद्र की वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई थी, जिसे आर्कटिक ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। 1996 में CFC एवं अन्य ओजोन विघटनकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2030 में HCFC को धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर करना था, अर्थात 2030 तक HCFC को धीरे धीरे पूरी तरह ये यूज में आने से प्रतिबंध लगाना है, बिल्कुल ही बाहर करना है, प्रतिबंध लगाना है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हेलोन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, NOx के कंपाउंड्स अर्थात NO2, NO3 एक्सेट्रा, CH3Br और CH3BrCl, ब्रोमोक्लोरोमेथेन जिसे कहते हैं, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। इसमें हम माने कि मानव जनित जो हिस्सा है CFC 12 का सबसे ज्यादा 28% तक का हिस्सा है और CFC 11 का 23% हिस्सा है। उससे कम CH3Cl जो कि प्राकृतिक कह सकते हैं, जैसे कि धान के अनाजों या जानवरों द्वारा, ये प्राकृतिक भी है थोड़ा, और CCl4 जो कि 12% है, CH3Cl3 जो कि 10% है और CFC 113 जो कि 6% है, HCFC जो कि 22% है और HCl जो कि 3% है। ये मानव जनित कारकों में से हमारे वायुमंडल में ये रिएक्शन करीब 2 प्रकार से हो रही है। एक तो वो जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, अर्थात ओजोन का डिग्रेडेशन होता है, फिर वापस ओजोन में कन्वर्जन होता है, और दूसरा कि अल्ट्रावायलेट अंदर तो आ रही है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भागों में तो आ रही है, परंतु रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, बाहर नहीं जा रहा है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इससे जलवायु प्रभावित हो रही है और एक जो पहला कारण है जिस वजह से मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है, पहले कारण की वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से मुक्त मूलक अथवा हाईली रिएक्टिव क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा शो करते हैं, जिस वजह से यह रिएक्शन कर रही है और अल्ट्रावायलेट को बाहर नहीं जाने दे रही, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्लेशियर्स का पिघलना जिनमें शामिल है
इनकी रिएक्शंस में देखें तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह CFCl3 अल्ट्रावायलेट के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन का मुक्त मूलक अलग से बाहर निकाल देगी और CFCl2 का निर्माण करेगी, और CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट के साथ फिर से रिएक्शन करेगी और क्लोरीन का निर्माण करेगी और CF2Cl का निर्माण करेगी। और ओजोन का विघटन कैसे हो रहा है, ये क्लोरीन गैस का जब O3 के साथ रिएक्शन होती है तो ClO प्लस ऑक्सीजन O2 का निर्माण करती है, जो कि ClO फिर से फर्दर रिएक्शन करके ClO का होल ट्वाइस, जो कि कैटालिटिक प्रोसेस में अभिक्रिया CFC गैस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये प्रशीतकों, सफाई विलायकों, एरोसोल प्रणोदक, प्लास्टिक फोम निर्माण हेतु ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है, जो कि ओजोन विघटन कार्य में सबसे ज्यादा हिस्सा रखती है, 6 से लगभग 10 DU के आसपास। और हेलोन्स ये अग्निशमन यंत्रों या विस्फोटकों सुरक्षा में काम आता है। हेलोन्स जो कि अग्निशमन में हम जो लाल सिलेंडर रखते हैं एज अ सिक्योरिटी, वह उससे निकलने वाली गैस 3 से 10 DU विनाशकारी है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 CFC के उत्पादन, विलायक और अग्निशमन यंत्रों में काम आती है, जो कि 1.1 के करीब ओजोन विघटनकारी DU में काम आती है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 जो कि सफाई हेतु औद्योगिक विलायक के रूप में और स्याही में काम आती है। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br जो कि कीटनाशक, फसलों के रोगों की रोकथाम में काम आती है। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC विस्थापन हेतु प्रशीतकों में प्रयोग, विलायक, प्लास्टिक फोम निर्माण में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम आती है, जो कि R22 और R123 जो गैस है, R22 जो AC में कंप्रेसर में भरी जाती है, AC में काम आती है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CFC विस्थापन के रूप में प्रशीतक, एरोसोल प्रणोदक और अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग अर्थात उपयोग ली जाती है। हेलोन्स का दूसरा नाम हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन है, जो कि अग्निशमन और औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि उर्वरकों और सुपरसोनिक जेट विमानों, थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के विस्फोटक द्वारा और प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन द्वारा ब्रोमीन परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है और क्लोरीन की कम हो रही है परमाणु की तुलना में। तो NO2 का जो सिंगल ऑक्सीजन मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करके NO का फॉर्मेशन और O2 का निर्माण करना आम बात है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसका यूज हम कीटनाशक दवाएं, पेंटर, विलायक, सोलवेंट एज यूज किया जाता है। और मिथाइल क्लोरोफ्लोरो जो कि CH3Cl3 के रूप में जानते हैं, ये विलायक, गोंद निर्माण में इन सब में काम आती है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा 1 जनवरी 1986 के विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, ना कि विकासशील देशों ने। और फ्लोरेटेड गैस जो कि 3 श्रेणियां हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन, जो कि धीरे धीरे इनको वायुमंडलीय जीवन और उच्च वैश्विक तापन क्षमता होने के कारण अभी से भी धीरे धीरे हटाने की बात विभिन्न सम्मेलनों में हो रही है। और समताप मंडल के माने तो ये ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल के निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा 10 से 17 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक होती है। और क्षोभ मंडल की माने तो यह 10% पाया जाता है, जो कि ओजोन का बुरा ओजोन के नाम से जाना जाता है। यह स्मोक का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से वायु प्रदूषण की श्रेणी में आता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है, जो कि इसे डोप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डोप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन के 0.01 mm की मोटाई के बराबर होती है। डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। आर्कटिक के ऊपर सर्वाधिक ओजोन परत का क्षरण होने का 3 कारण है: ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। क्लोरीन तो ऑलरेडी सक्रिय होती है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सब बहुत ज़्यादा होती है। और फ्लोरीन की तुलना में इसका त्रिज्या बहुत थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी फ्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव। ध्रुवीय वाला देखते हैं, ध्रुवीय समतापीय मेघ की अत्यधिक शुष्कता अर्थात उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड पर 17,000 फीट की ऊंचाई होने की वजह से
अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण यहाँ बादलों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन शीत ऋतु के समय इसकी ऊंचाई पर समताप मंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण भी संभव नहीं हो पाता। बादलों के निर्माण नहीं होने की वजह से जो प्रकाश का परावर्तन है वो संपूर्ण एक जैसा होता है, जो कि कलरफुल दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इसे मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, जो कि जल एवं नाइट्रिक अम्ल NO3 द्वारा से निर्मित होते हैं, HNO3 का निर्माण करते हैं, जो कि समताप मंडल के मानव द्वारा निष्कर्ष CFC के कारण क्लोरीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन बादलों के हिम रवे अर्थात आइस क्रिस्टल जो होते हैं ओजोन विघटन हेतु सतह प्रदान करते हैं, एज उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, जो कि सतह प्रदान करते हैं और CLO का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा होता है ध्रुवीय भ्रमण, जो कि चक्रवातों के समान होता है। इसका तापमान -80 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि ध्रुवीय समतापीय बादलों के निर्माण में सहायता करते हैं। ये ध्रुवीय समतापीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन यौगिक के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर अर्थात मुक्त मूलक बनाकर ओजोन का क्षरण करते हैं, जो कि CLO का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन O2 का निर्माण करते हैं। और तीसरा है सक्रिय क्लोरीन के कारण, जो कि HCl का भी निर्माण करते हैं, ClNO3 का निर्माण करते हैं, ClO NO2 का रूप में पाए जाते हैं, जो कि वायु प्रदूषण में काम आते हैं और ओजोन के विघटन में भी देखा जाता है। इनके प्रभावों की बात करें तो ये समुद्री परितंत्र, वनस्पति और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है अल्ट्रावायलेट की वजह से वो कुछ इस प्रकार है। समुद्री परितंत्र में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन इनके उत्पादन में कमी आती है। यह अल्ट्रावायलेट बी के कारण होता है। मछली, श्रिम्प, केकड़ा, उभयचर एवं दूसरे जानवरों के विकासीय चरणों को क्षति पहुंचती है, अर्थात इंटरफेक्शन होता है, उनकी डेवलपमेंट है, और जिस कारण लार्वा का विकास प्रभावित होता है। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। और वनस्पति पर देखें तो अल्ट्रावायलेट बी के बढ़े हुए स्तर के प्रति अनुकूल की क्षमता के बावजूद पौधों की वृद्धि अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। जिन फसलों में रासायनिक उर्वरक के अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वे अधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण झुलस जाएगी। इसे मृदा में नमी और वाष्पीकरण की फसलें सूखने लगेगी। प्रत्यक्ष रूप से माने तो इनकी वृद्धि रुक जाएगी, इनको गंभीर क्षति होगी, और अप्रत्यक्ष रूप से माने तो विकासीय समय में परिवर्तन, पौधों में पोषक तत्वों में वितरण में परिवर्तन, पौधों के आकार में परिवर्तन अर्थात फलों वगैरह का आना थोड़ा प्रभावित होगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा प्रभावित होगा। और इन लोगों पर अर्थात मानव स्वास्थ्य पर प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोर होना, सनबर्न अर्थात स्किन का जलना, मोतियाबिंद और अन्य नेत्र दोषों का होना, त्वचा कैंसर होना, अल्ट्रावायलेट बी विकिरण आनुवंशिक पदार्थ DNA को प्रभावित करता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक दोष पैदा हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट बी जो कि अल्ट्रावायलेट ए क्या होता है, यह किरणें एपिडर्मिस को बेधने में सक्षम होती है, परंतु डर्मिस में फेल हो जाती है, अर्थात स्किन के ऊपर जो डबल लेयर है एपिडर्मिस और डर्मिस, जो कि एपिडर्मिस को तो भेद देती है परंतु इंटरनल डर्मिस को भेद नहीं पाती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट बी किरण है वो डर्मिस को भी भेद सकती है, अर्थात DNA मैनिपुलेशन कर सकती है, म्यूटेशन कर सकती है, मैसेंजर RNA और RNA को उनकी इंटरेक्शन प्रोटीन संश्लेषण की प्रतिक्रिया को रोक सकती है। और इफेक्ट ऑफ मैटर पर अगर देखें तो यह पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर इनका तीव्र विकिरण होता है। और सौमंडलीय ओजोन का जो प्रभाव है ये कुछ वायु प्रदूषण के तौर पर तो होता ही है, परंतु सौमंडल में अवस्थित ऑक्सीजन हरे पौधे, वन, मनुष्यों हेतु हानिकारक एवं जहरीला होता है। यह पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण में कमी लाता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx के प्रतिक्रिया कर ओजोन का निर्माण करते हैं, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक अर्थात फोटोकेमिकल स्मोक एक्सरे टाइप जो है के निर्माण में हेतु उत्तरदायी होते हैं, जिससे दृश्यता में कमी आती है, अर्थात स्मोक का फॉर्मेशन, विजिबिलिटी कम हो जाती है, आंखों में जलन और आंखों से पानी का आना आदि समस्याएं, श्वसन ट्रैकर, सूजन, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत और आंख, नाक, गले बीमारियों आदि हो सकती है। वे रबर, कपड़ों, पेंट और अनावृत
सतहों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव होता है। 1970 से 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो ओजोन विघटनकारी पदार्थों के द्वारा ओजोन परत को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति के प्रति चिंता बढ़ गई थी। इस वजह से 3 सम्मेलन किए गए। वियना कन्वेंशन जो कि बाध्यकारी नहीं था, ये 1985 में अपनाया गया था। ये बाध्यकारी नियम नहीं थे, परंतु इनकी चिंताओं को देखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया जो कि बाध्यकारी था। उसके बाद किंगाली समझौता, जो कि रवांडा की किंगाली अक्टूबर 2016 जो 197 देशों द्वारा HFC श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया गया था। और किंगाली समझौते को 2021 में केंद्र सरकार ने जलवायु हानिकारक रेफ्रिजरेटर HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किंगाली संशोधन को अनुसमर्थन की मंजूरी दी थी। थैंक यू।